कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इंडिया गठबंधन के नेता या कांग्रेस के नेता इतनी आसानी से अपने विचारधारा के साथ समझौता करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में कैसे बैठ जाते हैं? क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेता धीरे धीरे कई नेता जो हैं अब वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए? याद कीजिए, कुछ ही दिनों पहले की बात थी जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एनडीए के कुनबे में सिर्फ एक भाजपा है और बस कुछ ही दल। मगर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, कई नेता इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए या फिर भाजपा के पाले में शामिल हो रहे हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि ऐसा क्यों? कुछ चेहरों से मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा दोस्तों। जयंत चौधरी, रालोद के नेता। बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस में थे, अब अजीत पवार के पास यानी एनसीपी अजीत पवार फैक्शन के पास जा रहे हैं। मिलिंद देओड़ा, कांग्रेस के नेता, इनके पिता भी कांग्रेस में अरसे से शामिल थे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसादा। लंबी चौड़ी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की, जो विचारधारा के साथ समझौता करके अब भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। क्या वजह है दोस्तों? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? मैंने जिन तमाम नेताओं का जिक्र आपके सामने किया है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि कुछ पैमाने हैं, किसी ना किसी पैमाने पर इनमें से कोई ना कोई नेता जो है खरा उतरता है, जिसकी वजह से वो अपनी विचारधारा के साथ समझौता करता है और भाजपा में जा शामिल होता है। और वो कौन कौन से पैमाने हैं? पैमाना नंबर 1, जांच एजेंसी का डर। इस बात का डर कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पैमाना नंबर 2, जब आपको आदत होती है सत्ता में रहने की और अगर आप 10 साल तक सत्ता से बाहर रह जाएं तो आप व्याकुल होने लगते हैं और फिर आपको लगता है कि अब तो बहुत हो गया विपक्ष में रह के, चलो सत्ता में जाकर शामिल हो जाएं। पैमाना नंबर 3, पैसे का लालच, पद का लालच। तो 3 पैमाने मैंने आपके सामने पेश किए दोस्तों। अब मैं आपके सामने वो तमाम चेहरे पेश करूंगा और आप देखेंगे कि हर चेहरा इन 3 पैमानों पर खरा उतर रहा है। सबसे पहले आपके सामने बाबा सिद्दीक। ये कांग्रेस के साथ अरसे से थे और अब वो किसके साथ शामिल हो गए हैं? एनसीपी के साथ। नहीं, शरद पवार वाली एनसीपी नहीं, अजीत पवार वाली एनसीपी। वो अजीत पवार जो कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वो अजीत पवार जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब चक्की पीसना तो बहुत दूर की बात है, उन्हीं के साथ में आकर बैठ गए। बाबा सिद्दीक जो हैं वो अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि कहीं ना कहीं वो भाजपा की गोद में बैठे हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, यह सब कितना खोखला है ना। अब आप कहेंगे कि बाबा सिद्दीक ने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे है जो मैंने पहला कारण बताया था, एजेंसीज का डर। बाबा सिद्दीक के खिलाफ ईडी और सरकारी जांच एजेंसी कई मामलों में जांच कर रही है। अब हम नहीं जानते कि वो जांच में वो दोषी है या नहीं, वो तो जांच के बाद पता चलेगी। मगर अब जबकि वो एनसीपी में जाकर शामिल हो रहे हैं, ये कहा जाए कि वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं, यानी कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में उन्होंने छलांग लगा दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होने वाली है। यानी कि बाबा सिद्दीक दोष मुक्त हो गए हैं, कोई जांच नहीं होगी। वही एजेंसीज जो उन्हें परेशान करती अब उनके सामने नतमस्तक होंगी। और इस फहरिस्त में कई नेता शामिल हैं। मसलन अजीत पवार हैं, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, गंभीर आरोप थे, भाजपा में शामिल हुए। आज की तारीख में वो असम के मुख्यमंत्री हैं भाई भाजपा की तरफ से। तो बाबा सिद्दीक के सामने यह मामला है। बाबा सिद्दीक जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे तो मामले की जांच होगी। न सिर्फ जांच होगी, केस बनाया जाएगा, अदालत में मामला जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, जैसा कि संजय सिंह की हुई, मनीष सिसोदिया की हुई। यह बात अलग है कि ना मनीष सिसोदिया ना संजय सिंह, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है,
कोई मामला साबित नहीं हुआ, मगर चूंकि एजेंसीज एक केस बना देती हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और फिर अदालतें भी उनके संरक्षण में नहीं आती। इस बात का डर बाबा सिद्दीक को सता रहा है। अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी हालांकि अभी भाजपा में शामिल नहीं हुए, मगर अगर आप अमर उजाला की यह खबर देखें तो यह बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ उनका लगभग समझौता बन गया है और अब वो छलांग लगाने वाले हैं। यह बात सुन के बहुत अटपटी लगती है दोस्तों, क्योंकि जब किसान आंदोलन कर रहा था, जब भाजपा के नेता लगातार किसानों को गाली दे रहे थे, तब जयंत चौधरी एक स्तंभ की तरह किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे, लगातार आलोचना कर रहे थे। इनके पार्टी के कई नेता जो हैं वो किसानों के पक्ष में खड़े हो रहे थे, मगर आज सिर्फ इसलिए कि अखिलेश यादव के साथ 1 या 2 सीटों पर समझौता नहीं हुआ, मतभेद हो गया, अब आप छलांग लगाने को तैयार हो गए। कहां गई आपकी विचारधारा? कहां गया किसानों का अपमान, किसानों की अस्मिता कहां गई जिसका आप जिक्र किया करते थे? इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसके 2 मायने हैं। मुद्दा नंबर 1, यह ना भूलें कि जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं और चौधरी अजीत सिंह का भी इतिहास रहा है कि भाई जो सत्ता में हैं और वो इसी तरह से राजनीतिक पाला बदलते रहते थे। जयंत चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि भाई वो इस तरह का समझौता नहीं करेंगे, वो युवा हैं, उनके सामने पूरी उम्र पड़ी है। मगर ऐसा लग रहा है अगर वाकई वो भाजपा में जाके शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है, वो सत्ता से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के हाथ में कोई ऐसी चाबी है, कोई ऐसा राज है जो जयंत चौधरी के लिए मुश्किल पड़ता जा रहा है? हम नहीं जानते, मगर एक बात तय है कि 2 या 1 सीट पर अखिलेश यादव के साथ मतभेद है तो वो भाजपा की गोद में जाकर बैठने को तैयार है। क्योंकि ये जो तमाम खबरें आ रही हैं, जयंत चौधरी ने इसका खंडन अब तक नहीं किया। भाई इतनी बड़ी बात हो रही है, तमाम न्यूज चैनल्स का जिक्र कर रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? साफ हो जाता है कि जयंत चौधरी के मन में अगर यह खबर सही साबित होती है, वो चाहते हैं कि भाई अगर 2024 में दोबारा भाजपा सत्ता में आ जाए तो केंद्र में एक मलाईदार पद मिले, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला था। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अपनी पूरी उम्र कांग्रेस में बिताई, उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, मगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो अपने साथ 22 विधायकों के साथ कमलनाथ की सरकार तो गिरा ही दी, भाजपा की तरफ से राज्यसभा में घुसे और केंद्र में मलाईदार पद भी मिल गया। तो जयंत चौधरी के लिए कहीं ना कहीं यह एक पैमाना है। जयंत चौधरी कहीं ना कहीं देख रहे हैं किसको? जयंत चौधरी यहां पर देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसीलिए दोस्तों राजनीति में अब विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। अब हम बात करना चाहते हैं एक और खिलाड़ी की, वो है मिलिंद देवरा। दोस्तों मिलिंद देवरा वो शख्स थे जो शायद 30-35 साल की उम्र में यूपीए 2 में मंत्री बन गए थे। क्यों? क्योंकि वो एक राजनेता, एक दिग्गज राजनेता के बेटे थे। अब पिछले 10 सालों से वो सत्ता से बाहर थे। खबर यह भी आ रही थी कि वो जहां से सांसद हुआ करते थे, मुंबई साउथ, वो सीट उद्धव सेना के नेता को मिलने वाली है। अब इन तमाम चीजों से वो थोड़े बौखलाए हुए थे, असहज महसूस कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा जिसके साथ वो अरसे से थे, और कारण क्या बताया कि कांग्रेस जो है उनके पास बस एक मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना। क्या मिलिंद देवरा ये बात नहीं जानते कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पूरा समग्र संघ परिवार। तो उन्हें आप सिर्फ एक व्यक्ति तक क्यों सीमित कर रहे हैं? और यह किस तरह का तर्क हुआ? सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, अब वो अपना मजाक भी बनवा रहे हैं। हुआ क्या, मैं उनका एक बयान जो उन्होंने अभी अभी दिया उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यह है मिलिंद देवरा का बयान। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश को दक्षिण और उत्तर में बांट रहा है। प्रधानमंत्री ने इन विभाजनकारी नीतियों की सही मायने में आलोचना की है। वो आगे यह भी कहते हैं कि केरल
जिस पर इतना ज्यादा कर्जा है, वो धरना कर रहा है जंतर मंतर पर अपनी वित्तीय अनियमितताओं को, अपनी वित्तीय जिम्मेदारी को खुद से बचाने के लिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक देश है। हमारी जनता जनार्दन ये लगातार देख रही है कि विपक्षी दल जो हैं किस तरह के इलेक्टोरल स्टंट्स, चुनावी स्टंट कर रहे हैं। यह बात ये अब कह रहे हैं, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पहले इन्होंने क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर यह बयान, ये देखिए, यह बयान उन्होंने दिया था मार्च 2023, यानी कि एक साल पहले। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र देश के टैक्स में 38% योगदान देता है और उसे सिर्फ 6% मिलता है। उन्होंने क्या कहा कि महाराष्ट्र 100 रुपए देता है डायरेक्ट टैक्सेस में केंद्र सरकार को, और उससे कितने रुपए मिलते हैं? 7 रुपए 70 पैसे, 7.7 रुपीज। गुजरात 100 रुपए देता है और उससे मिलते हैं 31 रुपए 30 पैसे। यही बात आज से एक साल पहले मिलिंद देओड़ा कर रहे थे, मगर एक साल बाद आपने अपने राग बदल दिए, अपनी राय बदल दी, जज्बात बदल गए। कैसे बदल गए हम नहीं जानते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? इन तमाम नेताओं में कोई विचारधारा नहीं है, अव्वल दर्जे के अवसरवादी और उसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो एंटी नेशनल पार्टी है, या जिस भी वो दल से छलांग मार रहे हैं वो एंटी नेशनल पार्टी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के चलते जो है अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, अपनी जान बचाने को लेकर अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। और भाजपा को यह चीज समझ आ गई है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हमारे राजनेताओं के हाथ में ताकत होती है और उस ताकत के जरिए वो कई अपराध करते हैं। अपराध में लालच भी शामिल है। भाजपा ये बात समझ गई है। वो समझ गई है कि भाई राजनेताओं का लालच है, वो उनकी कमजोर रग है, उसे दबाओ, तुरंत पाला बदलेंगे और तुरंत वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देना शुरू कर देंगे। यही हो रहा है भारतीय राजनीति में। भाजपा साम दाम दंड भेद से अपनी एजेंसीज के सहारे ये सारा खेला कर रही है। मैंने कहा ना, इन पलटूबाज राजनेताओं की ना कोई विचारधारा है, ना कोई सोच है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।